चलिए आज हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के संबंध में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसके जनरल अकाउंट के बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वी पर लगभग मतलब समस्त जीवन यापन करने के लिए जिसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है ना। सूर्य ही है, मतलब पृथ्वी में जो समस्त जीव हैं, है ना, उसको जीवन यापन करने के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है, सूर्य ही है। ठीक है, तो सूर्य के ऊर्जा का उपयोग जो है पादप वर्ग के कुछ समूह को छोड़ करके बाकी सभी जो पादप समुदाय है वो करते हैं। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है, सूर्य की प्रकाश का उपयोग करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो प्लांट्स होते हैं वो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट और, है ना, ऑक्सीजन को ये क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ये मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इसमें देखते हैं कि स्वपोषी जो ऐसे पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी पौधे कहते हैं या फिर ऑटोट्रोफिक प्लांट्स कहते हैं। तो ये ऑटोट्रोफिक प्लांट्स जो होते हैं वो सूर्य प्रकाश की सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देता है, ये परिवर्तित कर देता है। रासायनिक ऊर्जा ही अंततः जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के रूप में संग्रहित होता है, पत्तियों में या फलों में जो है वो संग्रहित होता है कार्बोहाइड्रेट जो है वो, है ना। तथा समस्त जैविक समुदाय हेतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, चूंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा युक्त जो पदार्थ का संश्लेषण है प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सक्रियता से संपादित होता है, अतः इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं परिभाषा इसकी क्या कहा जा सकता है इसको। तो पौधे के क्लोरोफिल जो होता है अथवा प्रकाश संश्लेषी वर्णकों युक्त कोशिकाओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 एवं जल, है ना, से क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट के निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया इसमें, जनरल अकाउंट में देखते हैं, इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म यूज लाइट एनर्जी टू मेक शुगर एंड ऑक्सीजन गैस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मतलब यह जो प्रक्रिया है वो ऑटोट्रॉफिक उस उन ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म है उनमें पूर्ण होता है ना, जो कि प्रकाश का उपयोग करके, प्रकाश एनर्जी का, लाइट एनर्जी का यूज करके, ठीक है, है ना, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं तथा शुगर का ये फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए इसमें, ऑक्यूर इन प्लांट एल्गी एंड सम प्रोकैरियोट्स, है ना, कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं जो एल्गीज होते हैं, ये भी जो क्या होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, एनाबॉलिक, ठीक है, ये एनाबॉलिक प्रक्रिया एक प्रकार से स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल यहाँ पर कंबाइन होता है। ठीक है, तो इसके बाद है इंडरजेनिक। ठीक है, तो ये स्टोर एनर्जी, मतलब एनर्जी को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो स्टोर एज कार्बोहाइड्रेट इन बॉडीज, मतलब बॉडीज में ये किसके रूप में भोजन को संग्रहित करके रखते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में ये भोजन को संग्रहित करके रखते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कुछ इस प्रकार से, इसकी जो परिभाषा है इसको हम लोग इक्वेशन के रूप में इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और जल के 12 मॉलिक्यूल, है ना, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, है ना, इसका यूज करके ये क्या बना लेते हैं, कार्बन, ये बना लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। साथ ही साथ 6 मॉलिक्यूल O2 एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसका ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो एरिस्टोटल या फिर जिसको हम लोग अरस्तु के नाम से जानते हैं, इन्होंने बताया था कि जो समस्त पौधे होते हैं वो अपना भोजन जमीन के द्वारा, अपने भोजन जो होते हैं वो मृदा से जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं। ये महान दार्शनिक जो अरस्तु थे इन्होंने क्या कहा था, बताया था, है ना। लेकिन इसके बाद स्टीफन हेल्स नामक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने 1727 में बताया कि पत्ती, है ना, वातावरण की वायु का उपयोग करके सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो स्टीफन हेल्स थे, है ना, इन्होंने 1727 में क्या बताया कि जो पत्तियां होती है या बाह्य वातावरण की वायु का उपयोग करके अपना क्या बनाते हैं, ये भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से जो स्टीफन हेल्स नामक जो साइंटिस्ट थे इन्हीं को, है ना, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि पादप कारिकी का जनक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, किसको, स्टीफन हेल्स को। ठीक है, इसके बाद प्रिस्टल नामक जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 1772, प्रिस्टले नामक
नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1772 में बताया कि ये गैसियस एक्सचेंज होता है। यहाँ पर क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की। ठीक है, प्रिस्टले ने क्या किया था, ऑक्सीजन की खोज की थी तथा बताया था कि अशुद्ध है ना, यानी कि इम्प्योर जो ऑक्सीजन होते हैं जिसमें चूहे सांस लेने से मर जाते हैं, उनको जो पौधे होते हैं वो क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने, है ना, दो बेल जार लिया। एक बेल जार में इन्होंने चूहे को रख दिया था, दूसरे बेल जार में चूहे के साथ इन्होंने क्या रखा, मिंट के पौधे को इन्होंने रख दिया। ठीक है, कुछ समय पश्चात देखा गया कि जिस बेल जार में सिर्फ चूहा था वो चूहा क्या हो जाता है, मर जाता है, जबकि जिस बेल जार में, है ना, चूहे के साथ मिंट का प्लांट था वो चूहा नहीं मरता है, क्योंकि चूहे के द्वारा उत्सर्जित अशुद्ध वायु को, है ना, जो मिंट का प्लांट होता है वो शुद्ध कर देता है, जिसके कारण जो मिंट के साथ में रखा गया चूहा है वो उसका डेथ नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद इंगेन हॉज ने प्रिस्टले का जो कार्य था, इंगेन हॉज ने 1779 में, है ना, जो प्रिस्टले के कार्य को आगे बढ़ाया और बताया कि पौधे वायु का शोधन जो है ना, पौधे जो होते हैं वो वायु का शोधन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही करते हैं। ठीक है, जो प्रिस्टले थे इन्होंने क्या बताया था, गैसियस एक्सचेंज के बारे में बताया था कि गैसों का क्या होता है, यहाँ पर आदान प्रदान होता है ना। लेकिन आगे चल करके जो इंगेन हॉज नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1779 में क्या बताया, इंगेन हॉज ने 1779 में क्या बताया, इन्होंने, है ना, जो प्रिस्टले का कार्य था उसी कार्य को इन्होंने आगे बढ़ाया और बताया कि जो गैसियस एक्सचेंज जो होती है ना, या गैसों का जो आदान प्रदान होता है ना, वो किसकी उपस्थिति में ही पूर्ण होता है, तो वो प्रकाश की उपस्थिति में ही पूर्ण होता है। किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही ये वायु का क्या कर सकते हैं, शोधन कर सकते हैं। इन्होंने यह भी बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश एवं क्लोरोफिल भी आवश्यक होते हैं। ठीक है, इंगेन हॉज ने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश और, ठीक है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, आवश्यक होते हैं। इन्हें प्रकाश संश्लेषण के अवधारणा को देने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, इंगेन हॉज को प्रकाश संश्लेषण की अवधारणा देने का श्रेय दिया जाता है। इसके पश्चात जो जीन सेनेबियर नामक साइंटिस्ट थे 1800 में, ठीक है, तो 1800 में सर्वप्रथम पौधे के ऊपर CO2 के प्रभाव का इन्होंने अध्ययन किया था। किन्होंने, तो जीन सेनेबियर ने, ठीक है, अध्ययन किया था। ठीक है, इन्होंने बताया था कि पौधे के द्वारा विमुक्त जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही ऑक्सीजन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन उपस्थित है ना, तो पत्तियों के द्वारा जो ऑक्सीजन मुक्त किया जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और कहीं का ऑक्सीजन नहीं होता। इन्होंने यह भी बताया था कि प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम वाले लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, सबसे अधिक होती है। इसके बाद थियोडोर डी सॉसर 1804 में, ठीक है, थियोडोर डी सॉसर 1804 में इन्होंने बताया कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान दो प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। पहला नंबर है प्रकाश की उपस्थिति में और दूसरा नंबर है अंधकार में। ठीक है, तो प्रकाश और अंधकार का जो अवधारणा है वो इन्हें थियोडोर डी सॉसर ने जो है वो प्रतिपादित किया था। इसके बाद देखते हैं द ड्यूट्रोचेट, ठीक है, ड्यूट्रोचेट, ठीक है, ड्यूट्रोचेट नामक साइंटिस्ट हुए 1837 में। ठीक है, इन्होंने स्पष्ट किया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद रॉबर्ट मेयर ने 1842 में अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य का पता लगाया तथा इन्होंने कथन दिया था कि पौधे प्रकाश ऊर्जा का स्थानांतरण किसी न किसी तरह रासायनिक ऊर्जा में करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा था रॉबर्ट मेयर ने, है ना, 1842 में यह बताया कि पौधे जो होते हैं वो किसी न किसी रूप में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, और यही जो कथन था यही आगे चल करके क्या हुआ, कालजयी सिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है, लाइट की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल, है ना, उसके बाद रिड्यूसिंग पावर इन द फॉर्म ऑफ NADPH2 की आवश्यकता होती है। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर की आवश्यकता होती है अपचायक शक्ति की, है ना, तो अपचायक शक्ति किसके रूप में पाया जाता है, तो पाया जाता है NADPH2 के रूप में, और साथ ही साथ किसके रूप में पाया जाता है, ATP भी इसके लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं प्रकाश संश्लेषित जीव एवं अंगक। तो इसमें देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि फोटोसिंथेसिस क्रिया में उपस्थित समस्त हरे पौधे में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
प्रकृति में उपस्थित सभी हरे पौधे में होती है ना। तो यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट नामक अंग यानी कि ऑर्गेनेल में होता है, जिसकी संरचना मतलब कुछ इस प्रकार से होती है। तो नीली हरी शैवाल जो होते हैं, ठीक है, नीली हरी शैवालों में जीवाणुओं में सबसे सरलतम प्रकार के अंग पाए जाते हैं। इनकी इकाई झिल्ली जो होते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन जो होते हैं, वो अलग अलग होकर के स्वतंत्र लैमेली के रूप में होते हैं, ठीक है, स्वतंत्र लैमेली के रूप में होते हैं। प्रत्येक लैमेली दो इकाई झिल्लियों से मिलकर के बना हुआ होता है। लैमेली के मध्य भाग में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। ये लैमेली के एक के ऊपर एक जमा होकर के कई समूह में बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं, ठीक है। उच्च वर्गीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में ही संपन्न होती है। तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना को हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना को देखते हैं तो ये परवलयाकार हमको दिखाई देता है, किसके समान, परवलयाकार, ठीक है, परवलयाकार संरचना में हमको दिखाई देता है, ठीक है। और ये दो भागों से मिलकर के बना हुआ होता है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड स्ट्रोमा, ठीक है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड स्ट्रोमा से मिलकर के बना हुआ होता है। तो सबसे पहले इस लिमिटिंग मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। लिमिटिंग मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं यहाँ पर। तो प्रत्येक जो क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर लिपोप्रोटीन की बनी हुई सीमा निर्धारक झिल्ली क्या होती है, पाई जाती है, दोहरी झिल्ली, है ना, डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है, डबल आवरण उपस्थित होता है। तो प्रत्येक झिल्ली की मोटाई जो होता है वो 40 से 60 एंगस्ट्राम तक ही होता है, ठीक है। इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में, है ना, जो दो झिल्लियों का परत पाया जाता है, दोनों झिल्लियों को परत के बीच में खाली स्थान पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। इसकी चौड़ाई, है ना, 25 से 75 एंगस्ट्राम तक होती है, 25 से 75 एंगस्ट्राम तक जो है इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। इसके पश्चात देखते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या क्या पाया जाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर प्रोटीन युक्त जलीय पारदर्शी पदार्थ पाए जाते हैं। झिल्ली के अंदर देखते हैं, तो झिल्ली के अंदर क्या होता है, झिल्ली के अंदर जलीय पारदर्शी एवं है ना, प्रोटीन युक्त जलीय पारदर्शी पदार्थ भरा हुआ रहता है, जिसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अंदर का जो भाग है इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहते हैं इसको, ठीक है, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं, और मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को ही क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में स्टार्च कण एवं ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स भरी हुई रहती है, ठीक है, स्टार्च कण भी भरे हुए रहते हैं और ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स भी यहाँ पर भरे हुए रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उच्च वर्गीय पौधों की स्ट्रोमा में छोटी छोटी बेलनाकार संरचनाएं उपस्थित रहती है, जिसको ग्रेना कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ बिल्डिंग के समान हमको बिल्डिंग ब्लॉक के समान हमको कुछ संरचनाएं दिख रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, ग्रेना कहते हैं, ग्रेना क्या कहेंगे इसको, ग्रेना कहते हैं, ठीक है। और ग्रेना के एक भाग को, ग्रेना जो होता है वो बहुत सारे डिस्क के समान संरचनाओं से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थैलेकॉइड कहते हैं। ये ग्रेना और थैलेकॉइड हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, हाँ, क्लोरोप्लास्ट के कार्य। क्लोरोप्लास्ट के कौन कौन से कार्य होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है, इसका कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करना, ठीक है। तो क्लोरोफिल का प्रमुख कार्य जो होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करना होता है, ठीक है। यह सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा यानी कि रेडिएंट एनर्जी की उपस्थिति में CO2 एवं H2O की सहायता से कार्बनिक भोज्य पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज का निर्माण करता है, जो कि श्वसन क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न करने में काम आता है, ठीक है। जिस प्रकार से 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल टू, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं ये, तो ये बनाते हैं C6H12O6 प्लस क्या बनाते हैं, प्लस ये बनाते हैं, है ना, 6H2O, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस, है ना, प्लस ये बनाते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जो कि वातावरण में क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है, प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। सेकेंड नंबर पे इसका कार्य क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो दो भाग में कंप्लीट होती है, दो अवस्थाओं में कंप्लीट होती है। फर्स्ट नंबर है प्रकाश अभिक्रिया। तो प्रकाश जो अभिक्रिया है वो ग्रेना में कंप्लीट होती है, ग्रेना में, ठीक है। प्रकाश अभिक्रिया हमेशा ग्रेना में कंप्लीट होती है, जबकि अंधकार अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है, स्ट्रोमा में संपन्न होता है। सेकंड नंबर देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय वातावरण के CO2 का अवशोषण करते हैं, है ना, तथा अपने अंदर H2O का प्रकाश रासायनिक अपघटन करके ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, ये मुक्त करते हैं, ठीक है, जो कि जीवों के श्वसन के काम आती है, ठीक है, जीवों के श्वसन के लिए काम आती है। तो इस प्रकार क्लोरोप्लास्ट वातावरण में O2 एवं CO2 की सांद्रता का नियंत्रण करते रहते हैं।
थर्ड नंबर देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया के समय इनमें एडीपी के फास्फोरिलेशन से एटीपी का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी समय एनएडीपी से NADPH2 का भी निर्माण होता है। तो ये एटीपी एवं NADPH2 अंधकार अभिक्रिया में CO2 के अपचयन में काम आता है। फोर्थ नंबर है क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का वर्णक होता है अतः यह पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने के काम आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के रूप में ऐसे पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल के बारे में बात करते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई, है ना, नामक जो वर्णक है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। साथ ही साथ इसके साथ बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी, बैक्टीरियो क्लोरोफिल सी और बैक्टीरियो क्लोरोफिल डी भी जो होता है ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। साथ ही साथ बैक्टीरियो विड्रीन, ठीक है, बैक्टीरियो वाइड्रीन या बैक्टीरियो विड्रीन नामक जो वर्णक होते हैं ये भी फोटोसिंथेसिस का कार्य करने की कार्य करते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक वर्णक हो गए। फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल की संरचना यदि हम देखते हैं तो क्लोरोफिल की जो संरचना है वो दो भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इसका जो हेड होता है, हेड और टेल में ये डिवाइड होता है इस प्रकार से। इसका जो हेड और इसमें क्या पाया जाता है, ये टेल पाया जाता है। ठीक है, हेड एंड टेल पाया जाता है। तो जो हेड होता है ना, ये पायराल ग्रुप का बना हुआ होता है, पायराल। ठीक है, पायराल ग्रुप का बना हुआ होता है और ये फाइटाल ग्रुप का। ठीक है, पायराल ग्रुप एंड फाइटाल ग्रुप का मतलब टेल जो होता है वो फाइटाल समूह का बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, है ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं क्वांटासोम के बारे में। तो ये क्वांटासोम क्या होते हैं, क्वांटासोम। क्वांटासोम क्या होते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण की इकाई होते हैं, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए इसमें देखते हैं। तो इमर्सन एवं एंडरसन के अनुसार, ठीक है, इमर्सन और एंडरसन जो थे इन्होंने बताया था कि वर्णकों एवं उनमें उपस्थित यौगिकों की वह कम से कम संख्या जो किसी जिसमें एक क्वांटम को परिवर्तित करने की क्षमता होती है, प्रकाश के एक क्वांटम को परिवर्तित करने की क्षमता होती है, अर्थात ऑक्सीजन के एक अणु के निष्कासन की क्षमता होती है, उसको क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषक एकक या फिर फोटोसिंथेटिक यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था कि वर्णकों एवं उससे संबंधित यौगिकों की वह कम से कम संख्या, है ना, जिसमें एक क्वांटम को, प्रकाश के एक क्वांटम को परिवर्तित करने की क्षमता होती है, अर्थात ऑक्सीजन के एक अणु के निष्कासन की क्षमता होती है, जिसे प्रकाश संश्लेषक एकक या फिर फोटोसिंथेटिक यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो इमर्सन एवं एंडरसन के अनुसार एक प्रकाश संश्लेषक एकक में लगभग 1500 क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर ये क्या है ये ग्रेनम है, ग्रेनम का थैलेकॉइड है। थैलेकॉइड में देखते हैं तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी कि यौगिकों की वह न्यूनतम मात्रा, ठीक है, यौगिकों की वह न्यूनतम मात्रा जो कि प्रकाश के एक क्वांटम को परिवर्तित करके या फिर प्रकाश मतलब ऑक्सीजन के एक अणु को रिमूव करने की क्षमता रखता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यूनिट कहते हैं या फिर क्वांटासोम, इन्हीं को कहा जाता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को ही क्वांटासोम कहते हैं। ठीक है, तो थैलेकॉइड के अंदर में जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट पाए जाते हैं, है ना। और इसी फोटोसिंथेटिक यूनिट में प्रेजेंट होता है रिएक्शन सेंटर। क्या प्रेजेंट होता है, रिएक्शन सेंटर, जो कि फोटोसिंथेसिस की कार्य को प्रारंभ करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला कल देखते हैं।